हेलो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ एक नया चैप्टर क्लास 10th का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप सभी का स्वागत है पढ़ाई लिखाई एक्सप्रेस चैनल में, जहाँ पे पढ़ाई होती है फुल स्पीड से। तो अब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं फुल स्पीड से। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गोइंग टुवर्ड्स द मेटल एंड नॉन मेटल की दुनिया में। तो मेटल एंड नॉन मेटल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या है। जैसे आप मेरे हाथ पे देख रहे हो, दो नेल्स हैं। अगर मैं इनको बजाऊं, यार ये तो अच्छी बात से साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं किसी प्लास्टिक की चीज को बजा रही हूँ तो ये नहीं प्रोड्यूस कर रहे साउंड। इसका मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और अच्छी साउंड प्रोड्यूस करने को क्या कहते हैं? सोनोरस। तो चलो देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम डिफरेंस जब देखेंगे तो मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब बहुत सख्त होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स होते हैं वो ज्यादातर सॉफ्ट होते हैं, और उन्हें अगर थोड़ा सा भी उन्हें तोड़ने की या फेंकोगे तो वो टूट जाएंगे। जैसे अगर मैं ये नेल्स फेंकूंगी तो ये नहीं टूटेंगे क्योंकि ये हार्ड है, ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। लेकिन अगर मैं किसी नॉन मेटल को फेंकूंगी तो फुल चांसेस है कि वो टूट सकते हैं। तो मेटल्स आर हार्ड, लेकिन कौन से मेटल्स होते हैं जो हार्ड नहीं होते हैं? लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। ये 3 मेटल्स हैं बच्चों, ये जरूर, ये एक्सेप्शन है और ये हमें याद रखना है। ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो हमने पहले भी पढ़ा था चैप्टर में कार्बोनेट्स कंपाउंड में कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन वो क्या है? एक नॉन मेटल। सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं सिर्फ डायमंड को छोड़कर। अगर हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ऑब्वियसली जो चीज हार्ड है तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर इन द केमिस्ट्री। यस, गैलियम, सीजियम, ये सीजियम है, have low melting point. Okay, so gallium and cesium are two metals we have very low, which have very low melting point. Okay, and non-metals all have the low melting point except diamond, क्योंकि diamond hard होता है। अब अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की बात करें तो यस, मेटल्स जितने भी होते हैं ना वो सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब यार वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाएंगे? खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, हाइड्रोजन जो होता है वो है तो नॉन मेटल, लेकिन वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, इसलिए हम उसे नॉन मेटल्स में उसे एक्सेप्शन मानते हैं। आता वो नॉन मेटल में है, लेकिन वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। बाकी सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेक्स्ट डिफरेंस में अगर हम देखें, मेटल्स का ऑब्वियसली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब दे हैव वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें सबसे अच्छा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे बेस्ट कंडक्टर जो होता है मेटल में, वो सिल्वर होता है। सिल्वर के बाद आपका लेड होता है, और लेड जो होता है, ये एजी जो है, एजी मतलब सिल्वर, सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। और लेड एंड एजी, लेड मतलब पीबी और एजी मतलब मरकरी, इज अ पुअर कंडक्टर, ठीक है। अब अगर हम बात करें नॉन मेटल की, नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमने पढ़ा था, नॉन मेटल है पर उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब अगर हम स्टेट की बात करें, यस, मेटल सारे के सारे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैस भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? ब्रोमियम, ठीक है, विच इज ऑलवेज लिक्विड। अब बात करते हैं मालेबिलिटी। मालेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब जो चीज आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? थिन शीट में, ठीक है। मालेबल मतलब विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, ठीक है। तो अगर हम मेटल की बात करें तो आप जैसे गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं लोग, सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हैं, तो उन्हें हम थिन शीट में, और हमारे पास एल्यूमिनियम फॉइल सबसे अच्छा एग्जांपल है। एल्यूमिनियम फॉइल देखते हो शीट में आता है, ठीक है, तो उन्हें हम हैमर से बीट कर करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? थिन शीट पे। तो ऑल मेटल्स आर मालेबल बट नॉन मेटल्स आर नॉन मालेबल। फिर डक्टिलिटी की बात करते हैं। डक्टिलिटी का मतलब होता है
जो चीज किस में कन्वर्ट हो सकती है, वायर्स में, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। ठीक है, तो वायर्स की बात करें तो वायर में जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। अब अगर हम आगे की बात करते हैं, यस, लस्टर, लस्टर मतलब शाइन। सारी की सारी गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी बहुत शाइनिंग होती है, इसका मतलब वो सब क्या है, मेटल्स। तो मेटल्स हमेशा बहुत क्या होते हैं, हमेशा बहुत ज्यादा लस्टरस होते हैं, लस्टरस मतलब बहुत शाइनिंग होते हैं। जबकि हमारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हमारे नॉन लस्टरस, मतलब उनमें इतनी शाइन नहीं होती है एक्सेप्ट आयोडीन के। ये एक्सेप्शन प्लीज आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, जहां जहां मैंने एक्सेप्शन लिखे हैं। सोनोरिटी, सोनोरिटी मतलब जिसमें जैसे मैंने अभी दिखाया था कि साउंड प्रोड्यूस होती है, तो मेटल्स तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्ड है तो ऑब्वियसली साउंड प्रोड्यूस करेंगे, नॉन मेटल्स नहीं करेंगे। डेंसिटी की बात करें तो इनकी डेंसिटी हाई होती है। क्यों हाई होती है, क्योंकि यार ये ऑब्वियसली इतने हार्ड होते हैं, इनका मास और वॉल्यूम ऑब्वियसली मास ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली इनकी डेंसिटी हाई होती है। एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम जो कि हमारे सॉफ्ट थे, हमने पहले ही पढ़ा था। ठीक है, और नॉन मेटल्स की डेंसिटी तो लो ही होगी क्योंकि ये तो सॉफ्ट ही होते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट डायमंड जो कि बहुत हार्ड होता है। चलो, अब क्वेश्चन आया है, व्हाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। स्कूल बेल्स क्यों बनी होती है मेटल्स की, तो आंसर भी लिखा हुआ है, जिसको क्वेश्चन लिख दिया गया है गलती से। मेटल्स आर सोनोरस बिकॉज स्कूल बेल्स मेड अप ऑफ मेटल्स। ठीक है, क्योंकि वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस हमने क्या पढ़ा था, सोनोरस का मतलब क्या होता है, जिनमें साउंड प्रोड्यूस होती है, तो मेटल्स में बहुत ज्यादा सोनोरिटी होती है, सोनोरस होते हैं, इसलिए हम स्कूल बेल्स भी यूज करते हैं ताकि हमें साउंड अच्छे से प्रोड्यूस हो सके। जबकि हम नॉन मेटल नहीं यूज करेंगे, नॉन मेटल में तो साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होती। वाई वायर इन आर होम्स कोटेड विथ पीवीसी और रबर, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब सारी की सारी जो वायर्स हैं वो किसकी बनी होती हैं, कॉपर की। ठीक है, कॉपर क्या है, हमारा मेटल है, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और अगर हम वायर को ऐसे छू लेंगे तो क्या होगा, हमें करंट लग जाएगा। तो इसलिए उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, ताकि हमें करंट ना लगे, तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बाउंड अप की होती है, जो कि किसकी बनी होती है, रबर की या पीवीसी की। ठीक है, जो कि इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें से करंट पास नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब कहानी मेन शुरू होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज बोले तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज बोली पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की। पहले हम मेटल की पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम किसी मेटल को क्या कर दें, बर्न कर दें, बर्न कब करेंगे, जब एयर में ऑक्सीजन होगी तभी बर्न करेंगे। ठीक है, तो जब बर्न करेंगे तो कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो वो हमेशा क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। और ये जो मेटल ऑक्साइड होगा वो कैसा है, हमारा बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड होगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे कि ये कॉपर है, कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो मेरा क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और ये कॉपर ऑक्साइड क्या है, हमारा बेसिक ऑक्साइड है। ऐसे एल्यूमिनियम को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, मेरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सोडियम को बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, मेरा सोडियम ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। अब मेटल ऑक्साइड जितने भी होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड है वो पानी में नहीं घुलते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन द केमिस्ट्री। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि आपका सोडियम और पोटेशियम। अब सोडियम और पोटेशियम हमें याद आया कि सोडियम और हम पोटेशियम और लिथियम हमने कहा था बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी होते हैं, तो हमें साथ साथ ना अपने माइंड में ये भी याद रखना है कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड्स क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब वाटर के साथ रिएक्ट करके मतलब पानी में घुल गए, आसानी से सॉल्युबल हो गए, इसलिए बोला कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे ये। ठीक है, अच्छा, ये जो सोडियम और पोटेशियम दो भाई हैं, ये बड़े ही मतलब है तो सॉफ्ट बट बड़े ही रिएक्टिव है, बड़े शैतान है बहुत ज्यादा। इनको खुला छोड़ोगे तो भाई ये कुछ भी हंगामा, कुछ भी बम्बार्डमेंट कर देंगे। तो इसलिए हम इनको कहाँ स्टोर करके रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। तो क्वेश्चन ये आता है, व्हाई वी केप्ट द सोडियम एंड पोटेशियम इन
और इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल बिकॉज इट कैचेस फायर इन एयर एज वेल एज इन वाटर। कह रही हूँ ना, ये बहुत ज्यादा शैतान है, ना ये पानी के हैं ना ये एयर के हैं। मैंने अगर पानी में छोड़ दोगे तो भी आग लगा देंगे और एयर में छोड़ोगे तो भी आग लगा देंगे। इसलिए हम इन दोनों को किसमें स्टोर करके रखते हैं? केरोसिन ऑयल में। तो यार ऐसे याद रखना कि सोडियम एंड पोटेशियम बहुत ज्यादा शैतान है, एयर और वाटर में क्या कर देते हैं? कैच द फायर एंड दैट्स व्हाई इट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। क्योंकि ऑयल की लेयर हो जाएगी तो एयर का कट ऑफ भी हो जाएगा और वाटर का भी कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वाटर तो हेवियर है एज कंपेयर टू वाटर ऑयल। अब उसके बाद एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, और ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम ऑक्सीडेशन। हाँ, ये बात ठीक है बिल्कुल, कि जितने भी जैसे ये वाले जो मेटल है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, लेड है, इनके ऊपर एक ना थिन लेयर होती है ऑक्साइड की। ठीक है, और ये जो थिन लेयर होती है ऑक्साइड की, ये प्रिवेंट करती है इन्हें फर्दर ऑक्सीडेशन होने से। फर्दर ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि जैसे कि हम उसमें कहते हैं ना कि आयरन में रस्टिंग हो जाती है या जंग लग जाती है, हिंदी में हम बोलते हैं कि जंग खा गया, लोगों पे ना जंग लग गया। तो उसी तरह से जो ये वाले मेटल होते हैं, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक और लेड, इनके ऊपर ऑलरेडी एक ना थिन ऑक्साइड की लेयर होती है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है जंग लगने से। जैसे जंग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो रस्ट होने से प्रिवेंट करती है। ठीक है, और कौन कौन, अब अगर हम आयरन की बात करें, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विग्रेसली। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार बोर्ड में कि आयरन को आप, क्योंकि आयरन बहुत हार्ड है, अगर मैं सीधे एक बहुत बड़ा आयरन का पीस ले लूं और उसको बर्न करूं तो यार वो बर्न नहीं होगा, क्योंकि इतना हार्ड मेटल है और उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है कि वो बर्न नहीं होगा। लेकिन जो उसकी आयरन, अगर मैं छोटे 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 पीसेस ले लूं आयरन के और उसको बर्न करती हूँ, स्प्रिंकल कर देती हूँ और उसको बर्न करती हूँ, तो वो बर्न हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा यार? बड़ी सिंपल सी एक कहानी भी आपने कभी बचपन में सुनी होगी कि दो, मतलब किसी भी एक चीज को आप आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन जब कोई बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो, मतलब उसको नहीं तोड़ सकते हो। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमने जो आयरन इतना हार्ड था, हमने उसके छोटे 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 टुकड़े कर दिए और उसको स्प्रिंकल कर दिया, तो उससे वजह से क्या हुआ? उसका सरफेस एरिया जो हुआ वो कम हो गया। मतलब अब बर्नर से क्या किया, जो आयरन फिलिंग थी उनका सरफेस एरिया जो लोहे का था वो कम था, और जब फिलिंग्स को हमने ऐसे फैलाया तो उसका सरफेस एरिया बड़ा हो गया। सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो क्या हुआ? ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा उसमें जा सकी। जब ज्यादा ऑक्सीजन जा पाएगी तो ऑब्वियसली अच्छे से बर्न हो पाएगा। तो अगर हमें ये क्वेश्चन आता है और हमें लिखना होता है तो हमें सिंपल ये लिखना है, बिकॉज आयरन फिलिंग हैव लार्ज सरफेस एरिया टू गेट मोर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन फेवर द फायर। ठीक है, या फेवर द बर्न। ठीक है, इस वजह से उसमें आयरन फिलिंग्स को हम करेंगे तो हमारा आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मल आयरन का पीस लेंगे तो नहीं होगा, तब नहीं होगा, लेकिन आयरन फिलिंग्स को लेंगे तो हो जाएगा। ऐसी कॉपर डज नॉट बर्न ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। कॉपर बर्न नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर उसे स्ट्रॉन्ग हीटिंग और प्रोलॉन्ग हीटिंग करते रहो बहुत देर तक, तब क्या होगा? उसे कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाएगी और वो जो ब्लैक कलर की लेयर बनेगी उसे हम बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटल की दुनिया में, एनोडाइजिंग। यार ये एनोडाइजिंग कुछ नहीं है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम and this oxide coat make it resistant to further corrosion। मैंने बताया था अभी कि जितने भी एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ये सब हैं, इनके ऊपर क्या होता है? ऑक्सीजन की एक थिन लेयर होती है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है कोरोजन से। तो कैसे प्रोटेक्ट करती है? अच्छा, थिन लेयर तो एक होती है एल्यूमिनियम के ऊपर, एक नेचुरली थिन लेयर होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। बट अगर हमें उसी एल्यूमिनियम को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, मैं चाहती हूँ कि वो एल्यूमिनियम जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए और फर्दर कभी वो कोरोड ही ना हो और स्ट्रॉन्ग मेटल बना रहे, तो मैंने क्या किया? केमिकली मैंने एक टैंक लिया, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करी, ठीक है, उसके अंदर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट डाला, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहेगा जो। यहाँ मैंने एल्यूमिनियम की एक रॉड लगा दी, ठीक है, जो कि एनोड की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? ये जो एनोड है तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव साइड। ये कैथोड क्या है? नेगेटिव साइड। एनोड पे क्या आएंगे? एनायन। एनायन क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। कैथोड क्या है?
नेगेटिव है तो इस पे कैटाइंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। एल्युमिनियम की रॉड ले ली, अब इस पे ऑलरेडी थोड़ी सी ऑक्सीजन की लेयर तो प्रेजेंट ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ इस पे और ज्यादा एल्युमिनियम के ऊपर और ज्यादा ऑक्साइड ऑक्सीजन की लेयर प्रेजेंट हो जाए और एल्युमिनियम ऑक्साइड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थिक लेयर बन जाए ताकि मेरा एल्युमिनियम स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि टू प्रोड्यूस अ थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द एल्युमिनियम आई हैव कंडक्टेड द करंट इनटू इट। ठीक है, अब जैसे करंट प्रोड्यूस होगा तो ऑक्सीजन क्या है अपना, यार माइनस साइन है, और ये एल्युमिनियम क्या है यार, प्लस है ना। तो अब ये सारे के सारे माइनस 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 कहाँ जाएंगे, बताओ बेटा, कहाँ जाएंगे, अपने एनोड की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये एनोड की तरफ क्या जाएंगे, एनाइंस जाएंगे। एनाइंस क्या होते हैं, नेगेटिव, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे, तो अपने इस एल्युमिनियम के ऊपर सारे ऑक्सीजन की लेयर चली जाएगी जैसे ही इस पे करंट पास होगा। तो क्योंकि ये इसमें अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो है वाटर के अंदर हमने एक सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया है ताकि करंट प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, और जितना भी अपना ये हाइड्रोजन है ये कहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा, ये अपना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव है तो ये क्या है, हाइड्रोजन H क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव, तो वो कहाँ चला जाएगा अपना, इधर। ठीक है, आया समझ में। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड में भी क्या है, ये तो अपना इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी में। तो हमें ये याद रखना है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनोडाइजिंग when we do the electrolysis all the oxygen from the water goes towards the anode to make a layer of oxygen around the aluminum, and this process is known as thick coating of oxygen towards the aluminum is known as anodizing. Anodizing is a process of thick oxide layer of aluminum and this oxide coat make it further prevent it from corrosion. ठीक है, दोबारा एक बार फिर बता रही हूँ, ध्यान से सुनो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनोडाइजिंग में कुछ नहीं होता है, एक एनोड होता है, कैथोड होता है, उसके अंदर एनोड जो होता है वो एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम यार पॉजिटिव होता है तो उसके पास अब वाटर में जैसे ही करंट प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, H जो है हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, O क्या है हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो O कहाँ जाएगा, अपना इधर एल्युमिनियम की तरफ चला जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगी, बहुत सारे नेगेटिव 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 आके यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे आके इस एल्युमिनियम के चारों तरफ लग जाएंगे। ठीक है, और जितना भी H2 है वो इस कैथोड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, और इस तरह से एल्युमिनियम की लेयर, एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की एक मोटी लेयर, एक बहुत ही ज्यादा थिक लेयर जाके यहाँ पे स्टिक हो जाएगी और इससे हमारा एल्युमिनियम बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड लेयर बना देगा। ठीक है, इससे हम कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए इस तरह से हम एल्युमिनियम को केमिकली इस तरह से हम उसको प्रिवेंट करते हैं फर्दर कोरोजन से। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। मेटल की अभी तक तो हमने एयर वेयर से कहानी पढ़ी थी कि तब मेटल बर्न करेंगे और ये होगा। अब पढ़ते हैं कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या काम करते हैं। यार अभी मैंने पढ़ा था कि सोडियम और जो है ना पोटेशियम वो वाटर के साथ मिल जाते हैं, हाँ ठीक है, ये बात तो पढ़ी थी। अब मेटल और वाटर क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मतलब पहले मैंने मेटल लिया, उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बन गया, और इसी मेटल ऑक्साइड को जब मैंने वाटर से रिएक्ट कराया तो मेरा मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। एग्जाम्पल के लिए देखो, पोटेशियम था, ठीक है, यहाँ पर ये H2O, ठीक है, क्या बन गया मेरा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस निकली प्लस हीट एनर्जी निकली। ठीक है, यहाँ पे सोडियम के साथ भी अगर हम ये देखते हैं तो H2O वाटर के साथ रिएक्ट किया और ये मेरा क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट एनर्जी। इनके साथ तो ये सीधे डायरेक्ट बन जाते हैं। बाकी मेटल के साथ क्या होगा कि पहले क्या बनेंगे, मेटल ऑक्साइड बनेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं तो एल्युमिनियम ऑब्वियसली एल्युमिनियम प्लस वाटर Al2O3। ठीक है, अब यही Al2O3 को फिर फर्दर मैं किससे रिएक्ट कराऊंगी, वाटर से। ठीक है, जो कि मेरा क्या है H2O, तब मेरा क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब पढ़ते हैं कैल्शियम। कैल्शियम भी अपना वही कहानी पड़ता है। कैल्शियम क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा
क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। जब भी ये मेटल रिएक्ट कर रहे हैं ना, जो भी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनमें से साथ में ना हाइड्रोजन गैस भी निकल रही थी, सोडियम के केस में भी निकल रही थी, पोटेशियम के केस में भी हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। अब ये जो हाइड्रोजन गैस होती है, हमें पता है बबल से निकलेंगे वाटर के अंदर से, और ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। चलो, तो जब ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी एकदम से, तो क्या होगा कि जो हमारा हाइड्रोजन गैस अपने साथ साथ क्या ले जाएगी, जो कैल्शियम है, जो कि ड्यू टू द रिलीज ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस, कैल्शियम गेट स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। हाइड्रोजन जो है उसके साथ क्या होगी, मेटल जो है वो स्टिक हो जाएगा, मतलब कैल्शियम स्टिक हो जाएगा उसके साथ। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, क्योंकि गैस तो ऊपर की तरफ निकलेगी हाइड्रोजन गैस। अब जैसे ही हाइड्रोजन गैस, मतलब ये टैंक है और इसमें मान लो मैंने आपका कैल्शियम है और कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो मेरे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकली, और यहाँ पर ये जो इस हाइड्रोजन गैस पे कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन गैस स्टिक हो गई, तो हाइड्रोजन गैस ने अपने साथ क्या किया, कैल्शियम को ऊपर ले गई वाटर के सरफेस पे, और यहाँ पर ऐसे लगा जैसे कि कोई थिक ऐसी, मतलब सफेद जैसे बबल से होते हैं, या फिर बिल्कुल आपके ये लगा लो जैसे झाग दिखते हैं पानी के अंदर ना। ठीक है, तो वो झाग की तरह ऐसे यहाँ पर डिपॉजिट से दिखाई देंगे। तो कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। Why? Because when the calcium react with water, the hydrogen gas release, this hydrogen gas gets stick to the metal surface and start floating on the surface of water. ठीक है, क्योंकि गैस अपने साथ ऊपर लेके चली जाएगी कैल्शियम को। ठीक है, और कैल्शियम क्या करेगा, वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगा। अच्छा, मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता कोल्ड वाटर के साथ, मैग्नीशियम के लिए तो हॉट वाटर देना पड़ेगा, तब जाके हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अच्छा, ये भी ऐसे ही स्टार्ट फ्लोटिंग करेगा, क्योंकि इसमें भी क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। यार ये दोबारा से समझ लो कि क्यों कैल्शियम फ्लोट करता है, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन गैस कैल्शियम के साथ, जैसे ही वाटर से रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस होती है, ये क्या करती है, इसके साथ ये ना मेटल पे चिपक जाती है। अब गैस है, गैस तो ऊपर की तरफ ही जाएगी, और कैल्शियम भी साथ साथ क्या होता है, ऊपर जाने लगता है। तो गैस तो ऊपर की तरफ इवेपोरेट हो गई, और हमारा जो कैल्शियम है वो वाटर के सरफेस पे जाके स्टिक हो गया। ठीक है, सो दैट्स व्हाई कैल्शियम स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड इट फील्स लाइक, इट सीम्स टू बी लाइक कैल्शियम इज फ्लोटिंग। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे ये पानी के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, चलो अब अगला ये भाई क्या आ गया है, एक डायग्राम हमारा जो कि एनसीईआरटी पे दे भी रखा है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ग्लास वूल ले ली। ठीक है, और मतलब ये टेस्ट ट्यूब है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक मेटल ले, यहाँ पर मैंने मेटल ले लिया, और यहाँ मैंने एक ग्लास वूल ले ली जो कि पानी में सोक्ड है। अब जैसे ही मैंने हीट किया, वाटर जो होगा इसमें से वो स्टीम की तरह प्रोड्यूस होगा, स्टीम की तरह प्रोड्यूस होगा, तो इस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। तो मैं क्या कह रही हूँ, जब भी कभी कोई मेटल के साथ वाटर रिएक्ट करेगा, चाहे हॉट वाटर हो, ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये याद रखना, मेटल के साथ कभी भी अगर वाटर से रिएक्ट कराते हैं मेटल को, तो उसके साथ क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। और वही गैस इन्होंने देखो मेटल के साथ रिएक्ट की, इन्होंने यहाँ पर पानी में देखा, तो वो क्या हो रहा है, वो हाइड्रोजन गैस देख रहे हो, बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये कौन सी गैस हुई, आपकी हाइड्रोजन गैस होती है। तो मेटल हमेशा वाटर के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस। ये याद रखने वाली बात है। तो चलो अब हम बात करते हैं एक्वा रीजिया। ये थोड़ा यहाँ पे गलत लिख दिया है, इट्स रीजिया, एक्वा रीजिया। ठीक है, REGIA होता है। अच्छा, ये जो एक्वा रीजिया है, इसे बेटा रॉयल वाटर भी बोलते हैं। रॉयल वाटर क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये ऑब्वियसली रॉयल चीज क्या है, गोल्ड। ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर देता है। बट कैसे डिसॉल्व कर देता है, एक्वा मतलब पानी, पानी में ऐसा क्या मतलब मिक्सचर होता है जिसकी वजह से ये डिसॉल्व कर देता है गोल्ड और प्लेटिनम को, वो होता है हमारा HNO3 नाइट्रिक एसिड और हमारा HCl। ठीक है, HCl and nitric acid, HNO3 and HCl।
और किस रेशियो में प्रेजेंट होता है, 3:1 के रेशियो में। अब बोर्ड में पिछले साल ही ये क्वेश्चन आया था कि एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है जो कि 3:1 के रेशियो में प्रेजेंट है। अब ये बताओ उसमें 3 रेशियो में क्या प्रेजेंट है और 1 रेशियो में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। तो 3 रेशियो में प्रेजेंट होता है आपका HCl, ठीक है बेटा, और 1 रेशियो में प्रेजेंट होता है आपका HNO3। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड। जब ये दोनों प्रेजेंट होते हैं 3:1 के रेशियो में तो एक्वा रीजिया नाम का एक सॉल्यूशन बनता है जो कि बहुत ज्यादा करेसिव होता है, उसमें से बहुत ज्यादा फ्यूमिंग एसिड की तरह होता है और वो बहुत ज्यादा मतलब करोसिव नेचर के होने की वजह से वो गोल्ड और प्लेटिनम को भी आपका डिसॉल्व कर देता है। ओके, चलो फिर अब हम किसकी तरफ आते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। यार ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या आ गई, ये एक नई चीज लग रही होगी कुछ बच्चों को। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है यार, जितने भी अपने मेटल्स होते हैं ना, तो मेटल्स या नॉन मेटल्स जो भी हैं, ये सब ना कौन बहुत ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे मैंने कहा सोडियम और पोटेशियम तो दोनों बड़े ही नॉटी बच्चे हैं, वो दोनों तो इतने रिएक्टिव हैं कि वो एयर में हो चाहे वाटर में हो तुरंत रिएक्ट करके फायर प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, इसलिए उसको केरोसिन ऑयल पे करते हैं। तो पर कुछ होते हैं जो नहीं होते इतने ज्यादा रिएक्टिव, है ना। तो वो उसकी ना साइंटिस्ट ने एक सीरीज बनाई कि कौन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। तो वो सीरीज हमें याद होनी बहुत जरूरी है। तो उसके 2 तरीके मैंने बताए हैं, आप दोनों में से देख लो जो भी आपको सही लगे। जैसे कि ये सीरीज है, ठीक है, एनसीईआरटी अगर आप जब मेरा लेक्चर देखो तो साथ में एनसीईआरटी अगर आप साथ खोल के बैठोगे ना तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, ये ऐसा मुझे लगता है, बाकी आप लोगों की चॉइस है, ठीक है। तो अब ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है जिसमें क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके सारे मेटल लिखे हुए हैं। अब हमें ये सारे याद होने चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, मीडियम में कौन सा रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव कौन सा है। तो जो ये सीरीज है ये इस तरह से बनाई गई है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल सबसे ऊपर होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आपके सबसे नीचे होते हैं। तो इसको याद करने का तरीका 2 तरीके बताती हूँ, ठीक है। कैटरीना ने, कैटरीना सबको पता है यार, बहुतों की फेवरेट भी होगी कैटरीना। कैटरीना क्या है, के से कैटरीना, ठीक है। कैटरीना, के क्या है हमारा, पोटेशियम, ठीक है। आपको सिंबल याद होने चाहिए सबके, जैसे के पोटेशियम, Na सोडियम, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन Fe, लेड Pb, हाइड्रोजन H, ठीक है। उसके बाद कॉपर Cu, मरकरी Hg, सिल्वर Ag, ओडी मतलब ये ओडी मैंने लिख दिया, मतलब ये आपका वो है, सॉरी ये आपका है गोल्ड, ठीक है। अब क्या होता है, ये इस तरह से इनके नाम है, हमें ये याद होने चाहिए, पर ये इनके सिंबल तो एटलीस्ट हमें याद करने ही पड़ेंगे। अब इसको याद करने का तरीका, कैटरीना ने, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ओडी। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ओडी। मतलब कैटरीना से क्या हुआ, के जो कि पोटेशियम है, एन ने से क्या हुआ, Ne सोडियम, कार किसने मांगी, कैल्शियम, ठीक है। मांगी किसने थी, एम से, मांगी से क्या आ गया Mg, ऑल्टो से Al, Zn से जेन, जेन से क्या आ गया Zn, फरारी से Fe जो कि आयरन है, फिर भी मतलब Pb मतलब जो कि लेड है मतलब H हाइड्रोजन, क्यों, क्यों मतलब Cu क्यों बोल देते हैं, तो कॉपर, मिली मरकरी में आता है ना, M आता है तो इसलिए मिली लिखा, सिल्वर आपका पता ही है Ag, और ओडी मतलब Au मतलब गोल्ड। एक और भी पुराना मेथड है जो हम याद कर सकते हैं, काशी नाथ कमाली आलू जरा फीके पकाता है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यों, क्यों से ये वाला क्यों है जी, क्यों है जी, सिल्वर से आपका क्या बन जाएगा, जो कि सिल्वर क्या है AgAu, ठीक है। सिल्वर क्यों है जी,
AgAu। आप दोनों में से कोई से भी याद कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। तो जो ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे की तरफ लिखे हुए हैं वो लीस्ट रिएक्टिव है। तो अब देखो, पोटेशियम, सोडियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के नीचे वाले तो देखो कितने लीस्ट रिएक्टिव है, और मतलब गोल्ड और सिल्वर तो इतने लीस्ट रिएक्टिव है, ये तो रिएक्ट ही नहीं करते किसी से, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। इसलिए हम गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी पहन पाते, क्योंकि आप चाहे कितना भी सिल्वर गोल्ड की ज्वेलरी पहन लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप पानी में डाल लो, चाहे कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत लीस्ट, मतलब नॉन रिएक्टिव मेटल भी कह सकते हो, लीस्ट रिएक्टिव मेटल में आता है सिल्वर और आपका गोल्ड, ठीक है। चलो, अब मुझे अगर वो याद है अगर रिएक्टिविटी सीरीज, तो मेरे को ये चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। कॉपर सल्फेट जो कि कैसा होता है, कलर में ब्लू कलर का होता है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम जिंक डालते हैं तो यार मेरा जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, याद करो पहले चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव वाले को हटा देगा उसकी जगह से, ठीक है। तो अब जिंक क्या करेगा, यहां आ जाएगा, ठीक है, और इस कॉपर को हटा देगा, क्या बन जाएगा ZnSO4 और कॉपर, ठीक है। और इस तरह से जो कॉपर सल्फेट पहले ब्लू कलर का था, अब वो कैसा कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, और जो जिंक था हमारा सिल्वरी व्हाइट था, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। उसी तरह से कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, यस आयरन भी मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। कॉपर तो हमारा हाइड्रोजन के नीचे आ रहा था ना, तो और उस आयरन ऊपर था, तो आयरन ने भी क्या किया, आयरन वैसे ग्रे कलर का होता है, आपने देखा होगा कील होती है, नेल होते हैं जो, ठीक है, वो ज्यादा ग्रे से कलर, ब्लैक ग्रे कलर का होता है, और कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर होता है, उसके क्रिस्टल्स अगर देखोगे। तो कॉपर सल्फेट जब इससे रिएक्ट करा तो क्या बना हमारा, Fe ने क्या किया, इसको हटाया, ठीक है, इसको किक किया, बाहर निकल चल, मैं बैठूंगा, डिस्प्लेसमेंट में यही होता है ना, तो FeSO4 बन गया, ठीक है। अब जैसी जो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का था, अब ये कैसे कलर का हो गया, सल्फेट के साथ ग्रीनिश कलर का, ठीक है। और क्या बन गया हमारा, साथ में अलग से क्या निकल गया, कॉपर, ये देख भी सकते हो, देखो पहले कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, उसमें ये ग्रे कलर का, आप ये कह दो ये नेल डाला मैंने, अब ये आयरन नेल है, आयरन ने क्या किया, इस कॉपर से इसको हटाया, ठीक है, इसको निकाल दिया अलग। अब ये जो कॉपर 2+ आयरन है, ये कहा जाके लग गया, इस आयरन पे, और इस आयरन में से जितना भी आपका आयरन था वो FeSO4 बन गया, ठीक है, क्या बन गया, और जैसी सल्फेट के साथ आयरन जुड़ा तो वो क्या बन गया, FeSO4 जो कि ग्रीन कलर का था, और ये जो नेल था हमारा जो ग्रे कलर का था, वो कैसे कलर का हो गया, रेड ब्राउन कलर का हो गया, ठीक है। तो ये तो सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिएक्टिविटी सीरीज यहीं पे काम आती है, हमें ये पता होना चाहिए जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लो रिएक्टिव मेटल को वहां से हटा देगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम आयंस की। आयंस तो यार हमें पता, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स फॉर्म बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या गेन करते हैं, और उसकी वजह से वो आयंस बन जाते हैं। दो तरह के होते हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन हमेशा याद रखना पॉजिटिव, कैटायन पॉजिटिव, कैटायन पॉजिटिव, एनायन नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी जो रॉड होगी वो कैसी होगी, कैथोड नेगेटिव, ठीक है। एनायन अगर नेगेटिव है तो एनोड पॉजिटिव। कोई एक याद रख लो, कैटायन पॉजिटिव है, एनायन नेगेटिव हुआ, पर जो कैटायन की रॉड होगी, अगर वो कैटायन पॉजिटिव है तो कैथोड की जो रॉड होगी, जो कैथोड रॉड होती है वो नेगेटिव होती है। एनायन अगर नेगेटिव है तो एनायन की जो रॉड होती है वो, एनोड की जो रॉड होती है वो कहती है पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव का मतलब ये क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, ठीक है, डोनेट करना अच्छी बात होती है ना, हम किसी को दान देते हैं जैसे, तो अच्छी बात होती है, इसलिए इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे सोडियम ने क्या किया, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्या बन गया, सोडियम पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन ने, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसने क्या किया, इसी सोडियम से जो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था वो ले लिया, और ये बन गया क्लोरीन नेगेटिव जो कि एनायन, ओके। अब क्वेश्चन कई बार आ जाता है
कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ मैग्नीशियम क्लोराइड का, या किसी भी और चीज का आ सकता है, किसी भी सॉल्ट का या किसी भी सोडियम का, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो उसको बनाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा यार ये बनते कैसे, ये होता क्या है, यार क्या खेल है ये। तो सबसे पहले तो बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि जो सोडियम होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो हमें सारे एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। अभी वो टाइम तो नहीं है, आपको याद होंगे पहले से, 9th क्लास में पढ़ा होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11। तो जब मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगी तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 8 1, 2 8 1, 2 8 10 और 11। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये अनस्टेबल होगा, क्योंकि हमें तो 8 का ही ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है ना, 8 पे ही स्टेबल हो सकता है कोई भी एटम, तभी स्टेबल हो सकता है जब उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन तो निकालना आसान होता है, मैंने बताया भी था 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, न्यूक्लियस निकाल सकता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सोडियम अपने में से निकाल देगा। यहाँ देखो मैंने इधर की साइड लिखा है, लेफ्ट साइड में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालो तो इधर लिखा माइनस साइड, मैं निकाल रही हूँ ना, ठीक है, डोनेट कर रही हूँ। अब इसको निकालते ये क्या बन गया मेरा, सोडियम पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे जो पहले 2 8 1 था, अब ये क्या बन गया 2 8। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि सोडियम एटम जो होता है उस वो बिगर इन साइज होता है, जबकि सोडियम आयन जो होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है। या ऑब्वियसली होगा ही भाई, कॉमन सेंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले 3 शेल थे, अब यहाँ पर क्या हो रहे हैं 2 शेल हो रहे हैं, तो इसलिए साइज डिक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही जो सोडियम आयन है उसमें से 1 शेल कम हो गया, 8 पे वो स्टेबल हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 2 8 2। ठीक है, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने निकाले, बन गया Mg2+। ठीक है, अब 2 8 2 था, यहाँ पे क्या हो गया 2 8। ठीक है, इस तरह से बनता है हमारा आयन। अब आयन बनने के बाद हमसे पूछा जाएगा कि आप इलेक्ट्रॉन डॉट मेक अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब मैग्नीशियम क्लोराइड, तो पहले मैं क्या करूंगी, मैग्नीशियम का लिखूंगी, मैग्नीशियम का 2 8 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाले, बन गया Mg2+, 2 8, प्लस साइन है तो कैटाइन हुआ। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन के 2 8 7 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 8 और 10 17। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 7 तो निकाल नहीं सकते, हमें पता ही है न्यूक्लियस निकाल सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपने में से ऐड करा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करा है, इसलिए यहाँ पे क्या साइन आया प्लस का, और ये क्या बन गया क्लोरीन माइनस। बेटा ये चीज बहुत ध्यान रखने की है, कोई एक चीज को याद रख लो, कोई भी एक कॉन्सेप्ट को, जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जैसे सोडियम ने डोनेट किया तो यार अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो इसलिए इधर की साइड, आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे आप यहाँ पर लिखोगे इलेक्ट्रॉन माइनस, और बन के क्या बन गया राइट हैंड साइड पे Na+। ठीक है, ऐसी मैग्नीशियम है तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो मैंने लिख दिया मैग्नीशियम 2+। ठीक है, अब अगर कोई गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है ना, अपने अपने गेन कर रहा है, जैसे क्लोरीन है तो मैंने क्या लिखा क्लोरीन प्लस, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है ना उसने करके, मैंने क्या लिख दिया क्लोरीन माइनस। ठीक है, ये बात समझ आएगी कि किस साइड प्लस लिखना है किस साइड माइनस लिखना है, आई होप आ गया होगा समझ में। चलो अब क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना था, तो मैंने क्या किया मैग्नीशियम लिखा। ठीक है, मैग्नीशियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो मैंने ये 2 यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, अब क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पर अभी तुम ये सोचो कि नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्या हुआ 7 है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अच्छा यहाँ पर 2 क्लोरीन क्यों लिखे हैं मैम, क्योंकि बेटा मैग्नीशियम की MgCl2, अब ये Cl2 कहां से आ गया मैम, अगर 9th में अगर किसी ने ढंग से पढ़ा होगा तो उसे पता होगा मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है +2, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है -1, तो 1 को लिखेंगे मैग्नीशियम के नीचे और मैग्नीशियम की वैलेंसी को कहा लिखेंगे क्लोरीन के नीचे, तो इसलिए ये बन गया मैग्नीशियम 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, क्लोरीन को लिख देंगे 2।
अब 2 क्लोरीन चाहिए हमें, तो इसका वजह से हमने क्या लिखा है यहाँ पे 2 क्लोरीन बना दिए। और मैग्नीशियम के पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने इस भाई को दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देते यहाँ पर ये आ गया 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए कंप्लीट। यहाँ 1 इसको दे दिया, ये भी हो गया कंप्लीट। इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ये क्या बन गया Mg2 प्लस और साथ में Cl माइनस। ठीक है, और यहाँ पर क्या लग जाएगा क्योंकि 2 है ना, तो इसलिए बेटा यहाँ लग जाएगा 2। ठीक है, आया समझ में? मतलब Mg2 प्लस 2 Cl माइनस। ठीक है, इस तरह से बनता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, आपको बस इलेक्ट्रॉन डॉट्स की तरह इस तरह से लगा देना है और उसे डोनेट करके दिखा देना है। जिसने एक्सेप्ट किया उसको एक्सेप्ट करना है करके दिखा देना। जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो क्या करते हैं, अपने में से निकाल रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो इसलिए इधर माइनस साइन आया और ये बन गया Mg2 प्लस। जब हम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो हमने इधर की साइड ही लिखा, ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखा, क्या कर दिया प्लस कर दिया। मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया इसलिए Cl माइनस, और इधर क्या कर दिया Cl माइनस। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना। किसको निकालना है? मेटल को निकालना है। किसमें से? अर्थ क्रस्ट में से। तो अब देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे करते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर से। जैसे कि हमें पता है जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है, बहुत सारे उसमें से मिनरल्स निकलते हैं, मेटल्स निकलते हैं, बट वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं। ठीक है, वो हमेशा किसी ना किसी और मेटल, नॉन मेटल, किसी और सैंडी रॉकी मटेरियल के साथ पूरे कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और उस कंबाइंड फॉर्म को हम बोलते हैं ओर। तो जब भी हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं तो सबसे पहले हम करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, टू ऑब्टेन अ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर। अब ओर क्या होता है? और कुछ नहीं है, इट इज अ जस्ट अ इम्प्योर कंपाउंड ऑफ अ लार्ज ऑफ अ मेटल। ठीक है, इम्प्योर कंपाउंड ऑफ अ मेटल, इट्स नॉट कमांड, गलत लिख दिया है, कंपाउंड। ठीक है, इम्प्योर कंपाउंड ऑफ मेटल दैट कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंडी एंड रॉकी मटेरियल। अभी सैंडी एंड रॉकी मटेरियल को क्या कहते हैं हम? गैंग कहते हैं। ठीक है, गैंग कहते हैं, ये गैंगू कह लो, ये मैं तो गंगू बाई से याद रखती थी, मतलब गंगू बाई मतलब कोई भी जो भी साफ सफाई होती है तो उसका मतलब सारे सैंडी एंड रॉकी मटेरियल आर कॉल्ड एज गैंगू। ठीक है, गैंग, GANGUE। आप भी अपने तरीके से जिस तरह से याद करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने जो भी हमारा ओर था उसको कलेक्ट कर लिया, जिस मेटल का भी हमें ओर निकालना है उसे कलेक्ट करने के बाद देखो बेटा याद रखना, ओर और गैंग इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो ओर इज अ इम्प्योर कंपाउंड ऑफ मेटल दैट कंटेनिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंडी एंड रॉकी मटेरियल। कई बार गैंग भी पूछ लिया जाता है, तो दैट इज अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंडी एंड रॉकी मटेरियल प्रेजेंट इन अ ओर इज कॉल्ड गैंग। अच्छा, अब जब हम इस ओर को निकाल लेते हैं, ओर को निकालने के बाद अर्थ क्रस्ट में से हम क्या करते हैं, उसके मतलब उसको प्योरीफाई करते हैं कि हम किसी तरह से उसमें से प्योर मेटल ले लें, क्योंकि हमें तो जरूरत ही नहीं है ना अनवांटेड इम्प्योरिटीज के इन सब की। तो उसके लिए क्या मेथड यूज करते हैं? कन्वर्जन ऑफ दैट ओर इनटू मेटल। तो जितने भी कुछ उसमें से, अब हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ेगी। जितने भी आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके तो हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल है तो इनकी तो इलेक्ट्रोलिसिस के बिना ये नहीं मिल सकते। बाकी जो हमारे मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में प्रेजेंट होते हैं उनके हम करते हैं रिडक्शन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से रिडक्शन करते हैं, बट नॉर्मली हम कार्बन से करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सिल्वर और जो हमारा गोल्ड है वो तो ज्यादातर हमारा नेटिव स्टेट में मिल ही जाता है, हमें आसानी से हम उसे निकाल लेते हैं। उसकी हमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती कि हम उसकी कोई मेथड यूज करें उसको निकालने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में जो लो मेटल्स हैं वो कौन से हैं। सिल्वर और गोल्ड के अलावा हमारे पास मरकरी भी है, ठीक है, कॉपर भी है। तो अब अगर हम इनकी बात करें तो जो हमारा मरकरी है ये हमेशा सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलता है, मतलब इस मरकरी के साथ एक सल्फाइड ओर जुड़ा होगा, हमेशा जुड़ा हुआ मिलता है। और इसका जो ओर होता है ना मरकरी का, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ओर ऑफ मरकरी, तो वो होता है बेटा सिनाबार।
CINNABAR, सिनाबार। ठीक है, द ओर ऑफ मरकरी इज सिनाबार। ठीक है, जो कि मरकरी सल्फाइड। जब इस मरकरी सल्फाइड को हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे और हीट कर देंगे, तो क्या होगा, वो सल्फाइड वहां से हट जाएगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं बेटा? रोस्टिंग। जब भी हम किसी भी सल्फाइड ओर को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम उसे बोलते हैं रोस्टिंग। अब जैसे ही उस सल्फाइड ओर को हीट किया तो वो क्या बन गया, आपका ऑक्साइड बन गया। पहले सल्फाइड था, अब क्या बन गया, ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी इवॉल्व हो गई। अब इस ऑक्साइड में से हमें ओ हटाना है, तो कैसे हटाएंगे हम? दोबारा से इसकी क्या कर देंगे, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको हीट कर दिया। मतलब इसको फर्दर आप हीट भी करोगे ना तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी। देखो HGO है और उसमें से Hg रह गया और O2 गैस निकल गई सिर्फ हीट करने से। उसी तरह से अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर भी सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। रोस्टिंग करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसके वजह से कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, ये गैस इवॉल्व होगी, जो कि इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, इस कॉपर ऑक्साइड को हम फर्दर क्या करेंगे, इस कॉपर ऑक्साइड को फिर हम रिड्यूस करेंगे हीट करके। ठीक है, और ये रिड्यूस होके आपका मिल जाएगा कॉपर। गॉट इट? अब उसके बाद आता है कि जो मिडल सीरीज में हमारे मेटल्स हैं उनकी कैसे हम उनमें से कैसे ओर निकालते हैं और कैसे उनको आगे फर्दर उनमें से प्योर मेटल लाते हैं। जैसे कि आपका जिंक सल्फाइड है, सल्फाइड है मतलब सल्फाइड है तो मतलब रोस्टिंग ही होगी। तो मैंने रोस्टिंग करी और मेरा जिंक ऑक्साइड मिल गया। अब जब ठीक है ये जिंक ऑक्साइड मिल गया, अब इस जिंक ऑक्साइड को क्या करूंगी मैंने देखो ये वाला जिंक ऑक्साइड है, जब सल्फाइड की फॉर्म में मिला, रोस्टिंग कर दी, और रोस्टिंग करने के बाद इसी जिंक ऑक्साइड को मैंने क्या किया, कार्बन के साथ रिड्यूस किया। कार्बन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कोक की फॉर्म में हम इसे यूज करते हैं। और रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ये क्या बन जाएगा, जिंक बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगी। अब जिंक जो है ना, ये ना दोनों फॉर्म में मिलता है यार, ये तो सल्फाइड की फॉर्म में भी मिलता है और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है। जब सल्फाइड की फॉर्म में किया तो हमने रोस्टिंग कर दी, ठीक है, हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जब ये कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, ये दो फॉर्म में मिलता है, सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में, तो हम इसे हीट तो करते हैं बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं, किसी भी कार्बोनेट ओर को अगर हम जिंक कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब हम उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। ये याद रखने वाली बात है, कई बार रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का डिफरेंस पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रोस्टिंग जो होती है वो सल्फाइड ओर के लिए होती है, ये जो होती है कार्बोनेट ओर के लिए होती है। दूसरा डिफरेंस, रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं, यहाँ पे हीट करते हैं कैल्सिनेशन है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो कार्बोनेट पूरा हट जाएगा जो, और क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। और इस जिंक ऑक्साइड को फर्दर फिर क्या करेंगे हम, वही कार्बन कोक से इसको रिड्यूस करेंगे और जिंक हमारा मिल जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई जिंक की कहानी। उसके अलावा जैसे आपका मैग्नीज है, आयरन है, ये भी मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको जब हम रिड्यूस करते हैं, ये आपका नॉर्मली ऑक्साइड की फॉर्म में ही मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, आयरन का और भी पूछा जाता है, आयरन का और होता है हेमेटाइट, ये भी याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हेमेटाइट। जैसे मरकरी का और क्या कहलाता है आपका, सिनाबार, ऐसी आयरन का और कहलाता है हेमेटाइट। ठीक है, अब जैसे मैग्नीज ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम से इसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है, ऑक्साइड मिल गया तो सीधे अब इसको हम रिडक्शन ही करना है, एल्यूमिनियम पाउडर लिया जाता है। ऐसी आयरन में भी एल्यूमिनियम पाउडर लिया जाता है, मैग्नीज में लिया तो मैग्नीज बना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। और जब भी हम एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं तो इसकी खासियत क्या है कि ये एल्यूमिनियम इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो बन गया और प्योर मैग्नीज भी मिल गया मुझे, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा अमाउंट की हीट निकालता है। और ये इतनी ज्यादा हीट निकालता है कि इस मेटल को वो क्या कर देता है, मोल्टन स्टेट में ले आता है। मतलब ये मेटल आपको सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलेगा, लिक्विड स्टेट में मिलेगा, मोल्टन स्टेट में, पिघला हुआ। इसी तरह से आयरन जो होता है ऑक्साइड की फॉर्म में है, एल्युमिनियम ऑक्साइड से इस ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, Al2O3 तो बना,
ठीक है, लेकिन जो मेरा आयरन भी मिल गया, मुझे फ्री आयरन मिल गया, प्योर आयरन मिल गया, लेकिन बहुत ज्यादा हीट थी, इस हीट ने क्या किया, मुझे आयरन मोल्टन स्टेट में मिला। अब इसका फायदा क्या हुआ एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करने से? इसका फायदा ये हुआ क्योंकि ऑब्वियसली आयरन तो इतना हार्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है, और इसको हम आसानी से मतलब नहीं मेल्ट कर सकते, बहुत ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। तो ये एल्यूमिनियम से जब हम इसके रिडक्शन करते हैं तो इतनी ट्रिमेंडस अमाउंट की, लार्ज अमाउंट की हीट निकलती है, इतनी हाई इंटेंसिटी की, कि इस आयरन को भी ये मोल्ड वो कर देती है, मोल्टन स्टेट में ले आती है। जैसे ही मोल्टन स्टेट में लाती है तो वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में है, तो हम आसानी से किसी भी चीज को, दो आयरन के पीसेस जो जहां पे भी हमें ज्वाइंट करना है वो हम ज्वाइंट कर सकते हैं। तो इसलिए जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं या कोई भी क्रैक्ड मशीन पार्ट्स हैं, उन्हें जोड़ने के लिए हम एल्युमिनियम पाउडर यूज करते हैं। और जब इस तरह के पार्ट एल्युमिनियम को हम यूज करते हैं आयरन के पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए, तब हम उस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन क्यों बोलते हैं? बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड when metal oxide, when iron oxide या metal oxide reduced to form metal by aluminum powder। ठीक है, और इसे एल्यूमिनियम, कंफ्यूज मत होना, थर्माइट, थर्म मतलब हीट निकल रही है, ठीक है, इसलिए थर्माइट, और इसे एल्यूमिनोथर्मी, एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन भी कहते हैं। थर्माइट मतलब, थर्म मतलब हीट निकल रहा है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट की हीट निकलती है एल्यूमिनियम पाउडर के रिडक्शन होने से, जिससे आपका आयरन जो है मोल्टन स्टेट में जाता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू मेक अ रेलवे ट्रैक्स एंड क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सीबीएसई वालों को, इस क्वेश्चन से ये जरूर देते हैं, वो हर साल देते हैं, पिछले 4 साल से तो मैं देख रही हूँ इस क्वेश्चन को। अब एक्सट्रैक्टिंग मेटल टुवर्ड्स द हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, जो भी हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स है सीरीज में, जो कि हमें पता है कौन से हैं, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है। अब अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम, जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं बेटा, इनकी क्या टेंडेंसी होती है कि ये ना ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा एफिनिटी होती है इनकी, ये ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं एज कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, तो ये हमेशा जो अर्थ में मिलेंगे तो आपको ऑक्साइड फॉर्म में ही मिलेंगे। तो अब क्या होता है, ये अपने ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं, तो जैसे ही हमें मिला, क्या मिला हमें, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, या आप कह सकते हो किसी भी क्लोराइड की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में भी कई बार मिल जाते हैं। अब इसकी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें पता है इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, एक टैंक लेते हैं, अब उसमें एक रॉड ले ली, कैथोड और एनोड ले लेते हैं, ठीक है। याद रखना हमेशा जो ये लॉन्ग टर्मिनल वाला पॉइंट होता है ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर मैंने डाल दिया NaCl इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही करंट पास होगा तो ये टूट जाएगा NaOCl, तो Na मेरा क्या बन जाएगा, Na प्लस, और ये Cl माइनस, हमें पता ही है। तो देखो कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड पे क्या जाएगा, Na प्लस, सारे के सारे वो कहाँ जाएंगे, Na प्लस इधर जाएंगे, ठीक है। जब ये इधर जाएंगे, अब यहाँ पर NaO जो ऑक्साइड हमने मोल्टन स्टेट में जो हमने डाला था ऑक्साइड, वो भी है, तो ये क्या करेगा, Na आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और बनकर यहाँ पर क्या डिपॉजिट हो जाएगा, Na, मतलब Na प्लस था, प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, प्लस है तो मतलब पहले तो वो दान कर रहा था, तो हम यहाँ पे नेगेटिव करते हैं, यहाँ पे हम माइनस साइन लिखते हैं, लेकिन अब वो कुछ ऐसा दान नहीं कर रहा है ना, तो हमने क्या कर दिया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया अपने आप को प्योर सोडियम एटम बनाने के लिए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो अब ये क्या बन गया, सोडियम, ठीक है। अब उसी तरह से एनोड Cl माइनस है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, Cl माइनस अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ताकि इसके ऊपर देखो, निकालेगा तो पहले तो नेगेटिव था तो गेन कर रखा था, अब निकाल रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसमें पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, Cl, क्योंकि क्लोरीन हमेशा 2 फॉर्म में होता है, ये आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, और वो कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। अब बात करते हैं, और उसी तरह से अब ये सब हो गया, अब हम करेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग ऑफ मेटल मतलब क्या होता है कि इतना सब कुछ उसको प्योर करने के बाद भी ना कुछ थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज रह जाती हैं कुछ मेटल्स के अंदर, तो उस प्रोसेस को, जो भी प्योर इम्प्योरिटीज रह गई, तो प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द इम्प्योर मेटल, ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द इम्प्योर मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को मत देखो,
इससे कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ देखो मैं छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ, बिल्कुल छोटू सा, ठीक है छोटू सा, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, प्योर इम्प्योर मेटल में से भी हमें प्योर मेटल चाहिए, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मतलब होता है कि जिसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस करी। अब इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, एक थिक ब्लॉक लेते हैं, किसका, इम्प्योर मेटल का, ठीक है। इम्प्योर मेटल का थिक ब्लॉक, मतलब मैंने ये बहुत ज्यादा थिक ले लिया, ठीक है। और ये कर दिया यहाँ पे प्लस चार्ज, ये हो गया नेगेटिव। ये मैं थोड़ी और पतली बना देती हूँ, इसको और ज्यादा वो कर देती हूँ। ये देखो, और ये मोटा बिल्कुल थिक बना दी मैंने, ठीक है। और ये मेरा नेगेटिव हो गया, एनोड पॉजिटिव, वो नेगेटिव। अब क्या होगा, थिन स्ट्रिप ले ली प्योर मेटल की, ठीक है, वो किसकी है, कैथोड की। अब मान लो मैं कर रही हूँ किसकी, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रही हूँ मैं कॉपर की। तो अब क्या होगा, कैथोड, कैथोड कौन सा है बेटा मेरा, ये वाला नेगेटिव वाला कैथोड होता है, पॉजिटिव वाला एनोड होता है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही कैथोड पे, अच्छा हमें इसमें सॉल्ट भी तो ले रहा है, ये तो मैं बताना ही भूल गई, सॉरी। इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ले लो कोई भी, जैसे कॉपर सल्फेट ले लिया मैंने, ठीक है। अब जैसे ही मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया, करंट पास हुआ, तो ये कॉपर सल्फेट आपका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। अब जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये किस में टूटेगा, कॉपर, कॉपर 2+ में, ठीक है। और ये SO4 2- में, ठीक है, ये टूट गया, अलग अलग हो गए। तो कैथोड में बेटा मेरा क्या होगा, कॉपर 2+ थे, इलेक्ट्रोलाइट में टूटे। अच्छा यहाँ से इस एनोड में से, जो कि एनोड मेरा क्या था, इम्प्योर मेटल था, उसमें से मेरा क्या निकल रहा है, कैथोड में से भी निकलेगा। ये तो प्योर मेटल की स्ट्रिप है, ये इम्प्योर मेटल की स्ट्रिप है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से क्या निकला मेरा, कॉपर 2+, यहाँ से ये कॉपर 2+ निकला, प्लस ये वाला कॉपर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लिए इसने, और यहाँ जाके ये क्या डिपॉजिट हो गया, कॉपर डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो मतलब कॉपर कैथोड में क्या हुआ, कॉपर लिया ना इसने, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए इस कॉपर ने, तो ये क्या जाके बन गया, कॉपर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहले एनोड ने, जैसी करंट पास हुआ, बेटा समझने वाली बात है, जैसी करंट पास होगा तो इस थिक रॉड में से जितना भी कॉपर था, इम्प्योर है लेकिन इसमें कॉपर तो प्रेजेंट है ना, तो इसमें से क्या हुआ, कॉपर निकला। वो कॉपर 2+ था, तो मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दान कर रखे हैं, पर उसको तो प्योर बनना है ना, उसको तो एटम बनना है, कॉपर एटम बनना है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन थे कॉपर के, जो इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से जो कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसको लेगा और वहां जाके पहुंच जाएगा, पहुंच के क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉपर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कैथोड पे क्या डिपॉजिट हो गए, कॉपर डिपॉजिट हो गया। अब एनोड पे क्या हुआ, एनोड क्या कर रहा है, इम्प्योर एनोड है, ठीक है, तो वो अपने में से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, अपने में से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या बनेगा, कॉपर 2+। यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और यहाँ जाके डिपॉजिट हो रहा है। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन जो निकला वो क्या बना, कॉपर 2+। अब 2+ ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो गए, ठीक है। तो वहां पर क्या हो गया, वो कॉपर एटम बन गया। और इस तरह से हमें वो जो थिन स्ट्रिप है उसमें पूरी तरह से प्योर क्या आ जाएगा, हमारा कॉपर आ जाएगा। अब ये बिल्कुल ही प्योर है, बिल्कुल ही प्योर, ठीक है बेटा। इस तरह से हम करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब आता है कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है, ईटिंग अप ऑफ मेटल, मतलब मेटल को खा लेता है कोई, नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है कि कोई उसे मेटल को खा लेता है। कहने का मतलब है कि मेटल की जो लेयर होती है, जो अपर लेयर होती है, वो खराब होने लग जाती है, मतलब ईटिंग होने लग, ईटिंग ऑफ मेटल का मतलब होता है कि उसका जो अपर लेयर है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब जैसे कि आपने देखा भी होगा आयरन में, आयरन में बिल्कुल रेड ब्राउन फ्लेकी अपीयरेंस हो जाती है, और मतलब दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर एंड एयर। तो ऐसा होता क्यों है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। तो रस्टिंग ऑफ मेटल बाय द रिएक्शन ऑफ एयर एंड वाटर। तो अब जब आयरन का कोरोजन होता है तो हम उसे बोलते हैं रस्टिंग,
ठीक है। सिल्वर पे भी आपने देखा होगा चांदी बिल्कुल चमकती हुई मिलती है, और जैसे स्पेशली गर्ल्स हमने देखा होगा अपने घर में भी, अपने मम्मी को देखा होगा पायल पहनते हैं तो वो बिल्कुल चमकती हुई होती है, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम बाद क्या होता है वही पायल क्या हो जाती है, सिल्वर जो होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिएक्शन विद सल्फर प्रेजेंट इन द एयर। सल्फर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्या बना देती है, सल्फर सल्फाइड बना देती है, सिल्वर सल्फाइड का कोड जो कि ब्लैक ब्लैक अपीयरेंस में दिखता है। अब अगर हम बात करें कि कॉपर की रिएक्टिविटी, हाँ कॉपर में आपका एयर और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर भी प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से जो उसकी शाइनिंग सरफेस होती है ना कॉपर की, बिल्कुल एकदम चमकती हुई सी, वो क्या होती है, खत्म हो जाती है, उसपे ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, धीरे धीरे उसपे ग्रीन कलर का कोट बन जाता है, ठीक है, जिसे हम कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर की वजह से ग्रीन कलर का कोड बन जाता है, उसे हम बोलते हैं कॉपर कार्बोनेट। अब ये आप देख रहे हो 3 ट्यूब्स, ये इसलिए है समझाने के लिए कि मान लो मैंने ट्यूब ए, ट्यूब बी, ट्यूब सी ले ली, एक आयरन नेल ले लिया। अगर मैंने एक आयरन नेल जो है मैंने बॉइल्ड वाटर में डाली, मतलब प्योर वाटर है, और उसके अंदर क्या डाल दिया, ऊपर ऑयल, मतलब वाटर है बट एयर का कांटेक्ट टूट गया। अब एयर का कांटेक्ट टूट गया तो सिर्फ बॉइल्ड वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है। इस वाली में क्या किया मैंने, एयर एयर है, वाटर नहीं है, और जो थोड़ा बहुत इस एयर के अंदर वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट भी थे, तो वो कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ने मतलब एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये बिल्कुल ड्राई एयर है इसके अंदर। अच्छा, इस वाले के अंदर क्या है, वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट है। तो हमने नोटिस किया कि अगर खाली वाटर हो तो भी हमारी रस्टिंग नहीं होगी आयरन नेल पे, और अगर खाली एयर हो तो भी रस्टिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब जब तक एयर और वाटर दोनों भाई बहन प्रेजेंट नहीं होंगे अगर, तो रस्टिंग नहीं होगी। कोई एक भी अगर प्रेजेंट है तो भी रस्टिंग नहीं होगी, जब तक दोनों प्रेजेंट होंगे ना तभी रस्टिंग होगी। दोनों अगर अलग अलग प्रेजेंट है तब रस्टिंग नहीं होगी, जो कि हम देखते हैं ट्यूब ए में कि आयरन नेल प्रेजेंट है, इसके अंदर एयर भी है और वाटर है। ऑब्वियसली दोनों भाई भाई मिले या दोनों भाई बहन मिले और उन्होंने क्या करा, चलो अटैक करते हैं और इसके ऊपर एकदम रस्टिंग कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अकेले अकेले प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियसली वो वीक पड़ जाते हैं और वो नहीं कर पाते हैं। ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि वीक कर देते हैं, आपको ये नहीं लिखना, आपको ये बताना है like individual water and the air does not cause the rusting on the iron. Okay, only presence of both air and water cause the rusting on the iron. अब आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के बहुत मेथड है, हम अपनी डेली लाइफ में देखते भी हैं। पेंटिंग हो रही है, ऑयलिंग हो रही है, ग्रीजिंग हो रही है, गैल्वेनाइजिंग हो रही है, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग तो हमने पढ़ा ही था। ठीक है, एलॉयज बना रहे हैं, गैल्वेनाइजेशन इसमें मेन हम पढ़ेंगे। जब क्या होता है वही इलेक्ट्रोलिसिस होता है, और जिंक की कोटिंग हम क्या कर देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू आयरन पे कर देते हैं। और क्योंकि जिंक जो है वो प्रिवेंट करता है, उसके ऊपर एक कोटिंग कर देता है, तो जिंक ना एयर और वाटर को कॉन्टैक्ट में नहीं आने देता आयरन के, उसकी वजह से क्या होता है वो रस्टिंग से प्रिवेंट रहता है। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब इसके अलावा एक और मेथड यूज होता है हमारी डेली लाइफ में। हमने हमारे घर में बर्तन होते हैं, बहुत सारे यूटेंसिल्स हैं, हम देखते हैं जब न्यू एकदम बर्तन खरीदा है तो बड़ा चमकता हुआ सा बर्तन होता है, शाइनी अपीयरेंस होती है। दैट इज जस्ट बिकॉज है वो आयरन ही, क्योंकि आयरन सबसे ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए आयरन को तो यूज करेंगे, बट उसमें रस्टिक भी होती है क्योंकि बर्तन तो धुलेंगे ही धुलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एलॉइंग करते हैं। एलॉइंग क्या करते हैं कि मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल्स, एक से ज्यादा दो मेटल्स को मिक्स कर दो, या एक से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल्स को आपस में मिक्स कर दो ताकि उनकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव कर जाए। जैसे कि आयरन के साथ अगर 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ड आयरन बन जाता है। उसी तरह से अगर आयरन निकल क्रोम, आयरन निकल क्रोमियम, ठीक है, मैं तो ऐसे याद रखती हूँ, आयरन निकल क्रोम, मतलब क्रोम मतलब क्रोमियम, आयरन निकल क्रोमियम को अगर हम तीनों को मिक्स करते हैं तो हमारा ये क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील, जो कि बहुत हार्ड भी होता है एंड डज नॉट रस्ट। और हमें इसी तरह का यूटेंसिल चाहिए जो रस्ट ना करे, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील। अच्छा, अब याद रखने वाली क्या बात है कि आयरन निकल क्रोमियम तो हमारा स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। इसके अलावा जो मरकरी का जो ओर होता है वो तो सिनाबार कहलाता है, लेकिन इसका मरकरी का एलॉय क्या कहलाता है, एमलगम। ठीक है, ये याद रखना है, मरकरी का एलॉय क्या है, एमलगम। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और जो होता है सिनाबार होता है मरकरी का, और एलॉय क्या होता है, एमलगम। अच्छा, कॉपर जिंक, कॉपर जिंक ब्रास, कॉपर जिंक ब्रास, कॉपर सिन, सिन नहीं है वो, है तो वो एसिन मतलब टिन है,
लेकिन आपको लिखना क्या, मतलब याद करने का तरीका बता रही हूँ। कॉपर जिंक ब्रास, कॉपर सिन ब्रॉन्ज, कॉपर जिंक ब्रास, कॉपर सिन ब्रॉन्ज, ठीक है। लेकिन जो ब्रॉन्ज होता है दैट इज नॉट गुड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ऐसे लेड एंड सिन सोल्डर। अब ये जो लेड एंड सिन जो बन के क्या बनाते हैं, जो ये एसन है जैसे ही लेड के साथ कंबाइन होकर सोल्डर बनाता है, वो हमारा किस में यूज होता है, वेल्डिंग में यूज होता है। सोल्डरिंग करने के लिए, वेल्डिंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेड एंड एसन, ठीक है। तो और इसका लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और सोल्डरिंग में यूज होता है, मतलब वेल्डिंग में हम इसे यूज करते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर को हमने पूरी तरह से कवर अप कर लिया। लेकिन प्लीज आप इस चीज को ध्यान रखें, कॉपर जिंक ब्रास, कॉपर सिन ब्रॉन्ज, लेड एंड सिन सोल्डर, ठीक है। जो ब्रॉन्ज होता है दैट इज नॉट गुड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और सोल्डर जो है हमारा, जहां वर्ड सोल्डर आ जाए मतलब वेल्डिंग के लिए यूज हो रहा है। आई होप आप सबको ये सब समझ आया होगा और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना के भेजूं और आपकी अच्छे से तैयारी करवा सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।